चालू करें। आतंकवादी कृत्य, ये नई सेक्शन जुड़ी है बीएनएस में। कोई भी नया प्रोविजन जुड़ता है तो वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। 113 निकालो फटाफट। निकाल ली सब लोगों ने? चालू करूं। देखो इसकी उपधारा एक क्या कह रही है, ठीक है। किताबों को ऐसे पढ़ा करो, ये तुमसे कुछ कह रही हैं, तुमसे कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं उसको सुनना है। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या भारत की आर्थिक सुरक्षा को, इसमें एक वर्ड और आ गया है, आर्थिक सुरक्षा। तो ये किस किस की बात कर रहे हैं? भारत की एकता की, अखंडता की, संप्रभुता की, सुरक्षा की और भारत की आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इंटेंशन से। तो ऑफेंडर का उद्देश्य क्या है? भारत की सुरक्षा को संकट में डालना है। सुरक्षा किसकी? भारत की एकता की, अखंडता की, संप्रभुता की और आर्थिक सुरक्षा की। या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के लिए। आप विदेश में भी किसी जनता या जनता के वर्ग में आतंकवाद फैला रहे हो, आतंक फैला रहे हो या आतंक फैलाने की संभावना के इंटेंशन से। अब आगे ये डिफाइन करेंगे कौन कौन से कार्य कर रहे हो। तो उपधारा एक में प्राइमरी तौर पर यह बता दिया कि ऑफेंडर का इंटेंशन होता है सुरक्षा को संकट में डालना। सुरक्षा कौन सी हो सकती है? भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता या भारत की आर्थिक सुरक्षा, या विदेश में जो जनता रह रही है उनमें आतंक पैदा करना। हो गया क्लियर? डराना उनको। अब कौन कौन से कृत्य बताए गए जिनसे आपके कृत्य को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा, ये अब आगे बताने जा रहे हैं। बमों के माध्यम से, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नायुधों या अन्य प्राणहार आयुधों जिनसे किसी की जान जा सकती है, ऐसे प्राणहार आयुध हैं। या विषों यानी जहर, या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रगति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी हो, न्यूक्लियर हो या अन्यथा किसी रूप में हो, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं भी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे। अब इनने जो बता दी एग्जाम्पल दे दिए, बम का प्रयोग कर लिया, डायनामाइट का कर लिया, अपायकर गैसों का कर लिया, ज्वलनशील पदार्थों का कर लिया, अग्नायुधों का कर लिया। अब इन सब का प्रयोग करके आपने कृत्य क्या किया? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। आप बम पटक देते हो, डायनामाइट पटक देते हो, कोई रासायनिक गैसें छोड़ देते हो, या कोई जहर छोड़ देते हो, या अपायकर गैसों के माध्यम से आप काम क्या कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर रहे हो, या उन्हें क्षति कारित करते हो, या उनको क्षति होने की संभावना है। संपत्ति की हानि करते हो, या उसका नुकसान करते हो, या विनाश करते हो, या करने की संभावना है। भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों, यानी जीवन यापन करने के लिए जो अनिवार्य जो प्रदाय जो होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, या सेवाओं में विघ्न कारित करते हो या कारित करने की संभावना है। सिक्के या किसी अन्य प्रकार की सामग्री का कूटकृत भारतीय कागज करेंसियों के निर्माण में या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का आपका इंटेंशन है या पहुंचने की संभावना है। कूटकृत करेंसी नोट बना रहे हो, जाली नोट बना रहे हो, सिक्कों का कूटकरण कर रहे हो। भारत की प्रतिरक्षा, डिफेंस, भारत की डिफेंस या भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार या उससे के किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग किए जाने या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत या विदेश में किसी संपत्ति को नुकसान या विनाश कारित करते होने की संभावना। भारत के डिफेंस प्रणाली को तोड़ने की कोशिश करते हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, या किसी स्टेट की डिफेंस प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। अब इसका बी पार्ट देखते हैं अपन, खा क्या कह रहा है। लोक कृत्यकारियों को यानी पब्लिक ऑफिसरों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को, या ऐसा करने का प्रयत्न करते हो, या किसी लोक कृत्यकारी की यानी पब्लिक सर्वेंट की मृत्यु कारित करते हो, या उसके मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करते हो जो अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन का पालन कर रहा था। किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर लेते हो, उसका विपरण करते हो, अपहरण करते हो, या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देते हो, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या विदेश की सरकार या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य को करने से रोकने के लिए, बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य
करते हो। ऐसे के ऐसे 2 पॉइंट अपन को वहां भी मिल जाते हैं देखने के लिए। विधि विरुद्ध जमाव की जो अपन ने परिभाषा पढ़ी है ना, उसमें भी ऐसी बातें की गई हैं दो दो। अब जब अपन आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा, देखो एक जैसी सिमिलर लग रही है। तो वह आतंकवादी कार्य करते हैं। स्पष्टीकरण पढ़ो इसका। इस उपधारा के उद्देश्य के लिए लोक कृत्यकारी का क्या मतलब है? लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी, तो संवैधानिक प्राधिकारी कौन होते हैं? लोक कृत्यकारी अधिकारी होते हैं। या केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जिनको लोक कृत्यकारी अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, वे सारे कौन कहलाएंगे? लोक कृत्यकारी अधिकारी कहलाएंगे। अब इसमें डेफिनेशन दी है कूटकृत भारतीय करेंसी की। कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसा कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप या उस रूप में घोषित की गई है। तो आप तो इतना ही समझ लो, जिसको भारतीय करेंसी बताया गया है या माना गया है, आपने उसको क्या कर दिया? कूटकृत कर दिया। जाली सिक्के छापना, जाली नोट बनाना। अब इसकी उपधारा 2 पढ़ लो, पूरा पढ़ा दूं फिर मैं नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा, यदि आपके ऐसे आतंकवादी कृत्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको सजा मिलेगी, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किए जाओगे और जुर्माने के भी दायी होगे। अब मृत्यु के अलावा कोई अन्य कंडीशन है, मृत्यु का दंड तो अपन ने पढ़ लिया, किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किए जाएगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अगर आपके आतंकवादी कृत्य से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी सजा मिलेगी? मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। और मृत्यु के अलावा अन्य कोई अपराध घटित हो जाता है तो कितनी सजा मिलेगी? 5 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माना। अब इसकी उपधारा 3 देखते हैं अपन क्या कह रही है। जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र या प्रयत्न करता है। अब अपन तीसरी उपधारा में बात क्या ही कर रहे हैं? षड्यंत्र और प्रयत्न की। या पक्ष समर्थन करता है आतंकवाद का, बढ़ावा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है आतंकवाद को, या दुष्प्रेरित करता है, या आतंकवादी कृत्यों में सलाह देता है, या लोगों को उद्यापित करता है, या प्रत्यक्ष रूप से यह जानते हुए से ताकि आतंकवादी कृत्य का घटित होना आसान हो जाए सुकर बनाता है, या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई स्टार्टिंग में कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 5 साल से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो आतंकवादी कृत्यों का दुष्प्रण करना, षड्यंत्र करना, प्रयत्न करना, उनको ऐसे आतंकवादी लोगों को सलाह देना, सहयोग करना, इस सब कृत्य के लिए क्या सजा मिलेगी? 5 से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। उपधारा 4 पढ़ो। जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए, आपने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे आतंकवादी बनाने के, किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है या आयोजित किए जाना कारित करता है, या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आप क्या कर रहे हो? उस प्रशिक्षण में भर्ती करने के लिए, उस ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती निकाल रखी है आपने, आतंकवादी बनाने का आपने इंस्टीट्यूशन बना रखा है, या भर्ती किए जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 5 साल से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। देखो इनने कितने सरल सरल पनिशमेंट डाले हैं ताकि तुम लोगों को याद बने रहें। उन लोगों को तुम्हारी कितनी चिंता है किताब लिखने वालों को, और तुम्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। 5वां पॉइंट पढ़ो। कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, अभी अपन ने संगठित अपराध पढ़ा था, उसमें सदस्य होने पर सजा दी थी उनने, तो आतंकवादी होने के लिए भी इनने सजा दे रखी है। तो कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का क्या है? सदस्य, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो आतंकवादी जैसे बन गए तुम, सी तुम्हें सजा मिल जाएगी। 6वीं उपधारा पढ़ो। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया। अब आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो कि वो आतंकवादी है और आतंकवाद की उसने कोई कृत्य कारित भी कर रखा है, साक्ष्य पूर्वक आप उसको क्या दे रहे हो? संश्रय दे रहे हो। संश्रय में क्या आता है? भोजन देना, पेय देना, आयुध देना, गोला बारूद देना, वाहन देना, भोजन देना, या अपने घर पर रुकवा लिया। तुमको पता है ये आतंकवादी है, या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा तो कितनी सजा मिलेगी संश्रय देने पर?
3 साल से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। लेकिन संशय में एक अपवाद दिया है, ये पति और पत्नी पर लागू नहीं होता। ठीक है, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसकी तो मजबूरी है। ठीक है, वो पत्नी अपने आतंकवादी पति को भी छुपा सकती है। ठीक है। उपधारा 7, जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है। आपको इस बात की नॉलेज है कि ये प्रॉपर्टी आतंकवादी कृत्य से अर्जित की गई है, अभिप्राप्त की गई है या व्युत्पन्न की गई है, इस बात को आप जानते हो, और आपने ऐसी संपत्ति को कहां रख रखा है, अपने कब्जे में रख रखा है, तो आपको सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगे। अब इसमें एक स्पष्टीकरण लगा, इसको देखते हैं। संदेहों को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी ये डिसाइड करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए, तो एसपी की परमिशन लगेगी तब एफआईआर होगी, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी। और पढ़ लो, अपराध कैसा होता है आतंकवादी कृत्य, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल, अजमानती है, राजीनामा नहीं होगा, असमनीय है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो मामला कैसा है, सेशन ट्रायल। हो गया क्लियर? अब आपको मैं और बेहतर ढंग से क्या चीज, नहीं एसपी रैंक होनी चाहिए, गलत छपा हुआ, मिनिमम एसपी रैंक। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं जरा डिटेल में। ठीक है, देखो 1 जुलाई 2024 का जो दिन था एक युगांतकारी परिवर्तन का साक्षी माना जाता है, क्योंकि इस तारीख को बीएनएस हुई थी लागू। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय, भारतीय न्याय संहिता में सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय था आतंकवाद, टेररिज्म को एक सामान्य दंड संहिता के दायरे में लाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित और दंडित करती है, जो पहले केवल गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए जैसे विशेष कानून तक सीमित था। तो पहले आतंकवादियों को सजा काय में मिलती थी, यूएपीए में। ठीक है, इसके लिए कानून था गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। इंटरव्यू में पूछ लेंगे तुमसे ऐसे क्वेश्चन। यह शोध रिपोर्ट धारा 113 के कानूनी प्रावधानों, इसकी व्याख्या, यूएपीए के साथ इसके तुलनात्मक संघर्ष, भारतीय न्याय शास्त्र पर इसके दूरगामी प्रभावों का एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मैं इसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना के लाया हूं तुम्हारे सामने, और इसका अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बीएनएस में ऐसी क्या नई चीज आई है जो यूएपीए में नहीं थी, और यूएपीए से ये किस तरह से बेहतर है। किसी भी चीज को पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ो कि निपटा दिया है, पूरा कछु बचे नहीं। नहीं साहब तो वो नहीं बताया था कि इंटरव्यू में पूछ लिया, मैं ये पता ही नहीं था। अध्याय इसका सबसे अपन पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसका विधायी दर्शन क्या है। भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों का विकास सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक निरंतर चलने वाले द्वंद्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और व्यक्तियों की सुरक्षा करना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा और आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा जैसे कानूनों का अनुभव किया। पहले चलते थे टाडा पोटा, जिन्हें उनके दुरुपयोग और कठोर प्रावधानों के कारण अंततः निरस्त करना पड़ा। इनको फिर हटा दिया गया, इनका दुरुपयोग होने लगा था। इसके पश्चात यूएपीए को मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में सशक्त किया गया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के माध्यम से सरकार ने बी औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन का तर्क दिया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता के दंड को भारतीय न्याय की अवधारणा में बदलना है। धारा 113 का समावेश इसी दर्शन का हिस्सा है, जहां आतंकवाद को राज्य के विरुद्ध एक असाधारण अपराध मानते हुए इसे मुख्य धारा के आपराधिक कानून का हिस्सा बनाया गया। विधायी मंशा यह रही है कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सशक्त और समकालीन ढांचा प्रदान
किया जाए, जो न केवल पारंपरिक हिंसा बल्कि आधुनिक चुनौतियों जैसे आर्थिक आतंकवाद और साइबर खतरों से भी निपट सके। इसलिए बनाई है ये धारा 113। अब अपन देखेंगे धारा 113(1) की व्याख्या और इसमें आतंकवादी कृत्य की क्या डेफिनेशन दी गई है। अब तो मुझे सुनते चलो केवल। धारा 113 की उपधारा 1 आतंकवादी कृत्य की एक अत्यंत व्यापक और विस्तृत परिभाषा प्रदान करती है। यह केवल एक कृत्य नहीं है बल्कि एक उद्देश्य प्रेरित अपराध है। तो आतंकवादी अपराध कैसे होते हैं? ये केवल एक एक्ट नहीं होते बल्कि एक उद्देश्य प्रेरित अपराध होते हैं, एक उद्देश्य के साथ घटित किए जाते हैं। आपराधिक मनस्थिति मेंस रिया क्या है इसका और इसका क्या उद्देश्य, इसको देखेंगे। इसमें अपराधी का मेंस रिया क्या होती है। धारा 113 के तहत किसी कृत्य को आतंकवादी कृत्य घोषित करने के लिए दो प्रमुख मानसिक तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से मानसिक तत्व होने चाहिए, तब माना जाएगा कि कोई कृत्य आतंकवादी कृत्य है या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, पहली कंडीशन। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे हो सकता है? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आपका क्या होना चाहिए? इरादा, और उसकी ऐसी संभावना। इरादा मात्र पर्याप्त नहीं है, ऐसी संभावना होनी चाहिए। लाइकली टू थ्रेटन, समझ गए। जनता में भय का प्रसार करना, क्या उद्देश्य होता है इन लोगों का? जनता या उसके किसी वर्ग के मन में आतंक पैदा करने का इरादा होना चाहिए या उसकी संभावना होनी चाहिए। आगे यहां तक समझ में? तो आतंकवादी कृत्य जो घटित करने जा रहे हैं आतंकवादी, उनका उद्देश्य क्या है? भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना। इसके अलावा जनता में भय का प्रसार करना, जनता में भय व्याप्त करना। जनता या उसके किसी वर्ग में, उनके मन में आतंक पैदा करने का इंटेंशन होना चाहिए या इसकी पॉसिबिलिटी, संभावना होनी चाहिए। यहां संभावना, लाइकली टू शब्द का प्रयोग अभियोजन के दायरे को अत्यधिक विस्तार देता है कि संभावना मात्र पर्याप्त है, क्योंकि इसके लिए पूर्ण इरादे को सिद्ध करने के स्थान पर कृत्य के संभावित परिणाम को भी आधार बनाया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ठीक है, पूर्ण इरादा भले ही ना हो, लेकिन आप जो कृत्य को करने जा रहे हो उसके संभावित परिणाम क्या निकलेंगे, उनके आधार पर भी आपको दोषी बनाया जा सकता है। हो गया क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे कृत्य के साधन और उनके माध्यम, एक्टस रियस। मेंस रिया पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे एक्टस रियस। धारा 113 की उपधारा 1 के खंड 1 के अनुसार निकालो पहला वाला। 113(1) पढ़िए ना अपन ने। उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब आतंकवादी कृत्य को करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, उन साधनों को अपन पढ़ेंगे। इसी को डिफाइन किया है 113(1) में। बम का प्रयोग कर सकते हैं ये लोग, डायनामाइट का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य विस्फोटक पदार्थ का कर सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र, फायर आर्म्स, जहरीली या हानिकारक गैसें और अन्य रसायन, जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य खतरनाक पदार्थ, किसी भी अन्य प्रकृति के साधन, बाई एनी अदर मीन्स। यह वाक्यांश कानून को लचीलापन प्रदान करता है ताकि उभरती हुई तकनीकों और नए तरीकों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसलिए इन्होंने लिख दिया किसी भी अन्य प्रकृति के साधन, और भी इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, फाइनल नहीं है ये। अब इसको अपन देखेंगे लक्षित परिणाम क्या निकलेंगे इनके। उद्देश्य समझ लिया, साधन समझ लिए, तो इन लोगों का लक्ष्य क्या होता, क्या रिजल्ट ये प्राप्त करना चाहते हैं। इन माध्यमों का ये आतंकवादी उपयोग करके निम्नलिखित परिणामों को कारित करना चाहते हैं या कारित करने की संभावना रहती है। क्या करना चाहते हैं? मृत्यु या चोट, उपति, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाना, संपत्ति की क्षति, सार्वजनिक या निजी संपत्ति का विनाश करना या उसको गंभीर नुकसान पहुंचाना, आवश्यक सेवाओं में व्यवधान कारित करना। ठीक है, तुम लोगों की आवश्यक सेवाओं में,
भारत या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं में बाधा डालना, यह भी आपका आतंकवादी कृत्य है। आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा करना, आर्थिक स्थिरता को खतरा कैसे पैदा करेंगे? जाली भारतीय मुद्रा, काउंटरफिट करेंसी के उत्पादन या तस्करी के माध्यम से मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना। हो गया क्लियर? अब रक्षा संपत्ति का एक बड़ा आया था, डिफेंस। तो रक्षा संपत्ति का विनाश, भारत की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली रक्षा संपत्ति को नष्ट करना। हो गया क्लियर? और पढ़ो, आर्थिक सुरक्षा और जाली मुद्रा का नया आयाम देखेंगे। इनने जाली मुद्रा जो वर्ड लिखा है वो क्यों लिखा है? बीएनएस की धारा 113 में आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का समावेश किया गया है। आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहे थे ना, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ साथ, तो इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी समावेश किया है इसमें सेक्शन में। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास है। यह स्वीकार करता है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि आधुनिक युद्ध देश की वित्तीय नींव पर भी लड़े जाते हैं। नए नए तरह के ऑफेंस आते जा रहे हैं। अब अपन देखते हैं आर्थिक आतंकवाद की परिभाषा, क्या डेफिनेशन है। धारा 113(1)(a) का चौथा पॉइंट निकाल लो। स्पष्ट रूप से मौद्रिक स्थिरता, मॉनिटरी स्टेबिलिटी, मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को आतंकवादी कृत्य माना गया। इसमें क्या क्या अपराध आ सकती हैं? जाली मुद्रा का उत्पादन कर रहे हो आप, परिवहन करते हो और परिचालन करते हो, ये सब इसी में आएगा। यूएपीए की धारा 15 में इसका प्रावधान था, यूएपीए एक्ट में, उसकी धारा 15 में केवल उच्च गुणवत्ता वाली, हाई क्वालिटी वाली जाली मुद्रा को आतंकवादी कृत्य के रूप में जोड़ा गया था। इसमें तो सभी शामिल कर ली उनने, लेकिन बीएनएस की धारा 113 में इस विश्लेषण को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब किसी भी प्रकार की जाली मुद्रा जो भारतीय मुद्रा की सुरक्षा विशेषताओं के साथ समझौता कराती है को आतंकवाद के तहत लाया जा सकता है। यूएपीए में क्या बोला था? कौन सी जाली मुद्रा? हाई क्वालिटी वाली। इनने तो कह दी सबरी क्वालिटी की जाएंगी। हो गया क्लियर? अब इसमें एक बात और आई थी, लोक सेवकों के विरुद्ध हिंसा और अपहरण आया था एक बार। धारा 113(1)(b) और सी के प्रावधान आतंकवाद की परिभाषा को केवल बम विस्फोटों से आगे ले जाते हैं। अभी तक तो अपन यही मानते थे बम विस्फोट चला देते हैं तो वही होता आतंकवाद, लेकिन उससे आगे की बात कर रहे हैं और इसे राज्य तंत्र के खिलाफ प्रत्यक्ष चुनौती के रूप में देखा जाता है। लोक सेवकों को डराना, लोक सेवकों को कैसे डराएंगे? यदि कोई व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करके या उसके प्रदर्शन द्वारा किसी लोक सेवक को भयभीत करता है या उसकी मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है तो वह आतंकवादी कृत्य का दोषी हो जाएगा। स्पष्टीकरण ए के अनुसार लोक सेवक का अर्थ है संवैधानिक अधिकारी या कोई भी अन्य अधिकारी जिसे केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आपराधिक राज्य पत्र में अधिसूचित किया। अपहरण और बंधक बनाना एक वर्ड ये भी आया इसमें, हॉस्टेज टेकिंग। ये अपहरण और बंधक बनाना क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। जितने भी वर्ड है ना इसमें, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है जो तुमको समझ में नहीं आते उनको सबको मैं नोट्स बना के लाता हूँ, तो मैं पूछने का कुछ बचा ही नहीं। धारा 113(1)(c) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना, अपहरण करना या बंधक बनाना और उसे मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देना ताकि भारत सरकार या विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ कार्य करने या न करने के लिए आप मजबूर कर सको, एक आतंकवादी कृत्य या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी संधियों के अनुरूप है। इसकी अपन दंड संरचना और कठोर प्रावधानों को देखते हैं। धारा 113 की उपधारा 2 से लेकर उपधारा 7 तक। बीएनएस ने आतंकवादी कृत्यों के लिए निवारक और कठोर दंड का प्रावधान किया है जो अपराध के विभिन्न चरणों, साजिश से लेकर कृत्य के निष्पादन तक को कवर करता है। तो इसमें ऑफेंडर कौन कौन से शामिल हो गए? साजिश से लेकर कृत्य के एग्जीक्यूशन के बीच में जितने लोग जुड़े रहे हैं उन सब पे लग जाएगी ये धारा। साजिश रचने से लेकर एग्जीक्यूशन की चेन तक, कैसे चेन से चेन को जोड़ा जाएगा, ठीक है।
मृत्युदंड और आजीवन कारावास का एक प्रोविजन पढ़ा था अपन ने धारा 113(2) में। धारा 113(2) के अनुसार परिणाम अगर मृत्यु निकलता है, यदि आतंकवादी कृत्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पैरोल भी नहीं मिलेगी बिना पैरोल पात्रता के। ठीक है। अन्य मामले में मृत्यु के अलावा कोई अन्य कंडीशन है, अन्य मामलों में दंड से जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। ये दो महत्वपूर्ण दंड है, इनको याद कर लेना। अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे अपन, साजिश। भर्ती की थी ने, ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे, प्रशिक्षण, उसमें क्या प्रोविजन है, इसमें क्या पनिशमेंट मिलेगा। संहिता आतंकवादी ढांचे के निर्माण को भी गंभीरता से लेती है। आतंकवादी स्ट्रक्चर का निर्माण कर रखा है, कोई ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है और लोगों को भर्ती कर रहे हो, उसको भी इनने लपेट लिया है। साजिश और सहायता 113(3) निकालो। 113(3) 4 में जो कोई आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचता है, 13(3) ही है ना। जो कोई आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचता है, किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है या सलाह भी देता है और किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करता है तो उसे सजा मिलेगी न्यूनतम 5 साल अधिकतम आजीवन कारावास तक की। भर्ती और प्रशिक्षण के लिए दंड दिया 113(4) में। इसको देखो, आतंकवादी कृत्यों के लिए शिविर आयोजित किए आपने या व्यक्तियों की भर्ती करते हो तो आपको सजा मिलेगी 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की। सदस्यों आतंकवादी संगठन के, आतंकवादी गैंग के, आतंकवादी ग्रोह के तो लगेगी 113(5). किसी भी ऐसे आतंकवादी संगठन का सदस्य होना जो आतंकवादी कृत्यों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है तो सजा मिलेगी आजीवन कारावास और जुर्माना। अगर आपने आतंकवादी को शरण दे दी, संश्रय या और उसकी संपत्ति को क्या कर लिया है, आतंकवादी कृत्य से कोई संपत्ति आगम की गई है, व्युत्पन्न की गई है, प्राप्त की गई है, ऐसी किसी प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, उस कंडीशन की बात करना हूं। शरण देना, हार्बोरिंग 113(6), आतंकवादी को जानते हुए शरण देना या छिपाना तो सजा है न्यूनतम 3 साल अधिकतम आजीवन कारावास। लेकिन एक ही व्यक्ति को छूट दी गई है, स्पाउस, जीवन साथी। ठीक है। आतंकवाद की आय का क्या करेंगे, अगर किसी ने आतंकवादी कृत्यों से कोई आय अर्जित की है उसका भी प्रबंध है। प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म 113(7) निकालो। आतंकवादी कृत्य से प्राप्त संपत्ति को जानते हुए अगर आपने अपने कब्जे में रख रखा है, आप जानते हो कि यह आतंकवादी कृत्य से अर्जित की गई है, अभी प्राप्त की गई है और आप नहीं बता पा रहे ढंग से समाधान पत्र रूप से ये कहां से आई है, तो आपको सजा मिलेगी आजीवन कारावास। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। हालांकि लिख के तो मैं बहुत कुछ लाया हूँ, बहुत कुछ डाटा भी मेरे पास है, लेकिन तुम लोगों के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, तुम ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे फिर। ठीक है, आतंकवाद के ऊपर ही किताब लिख दोगे। चलो ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यू में भी तुमसे क्या पूछा जा सकता है वो सब मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग तैयारी नहीं कराएंगे कि इंटरव्यू की अलग कराई जाती है, सबकी तैयारी एक साथ स्टार्टिंग से ही हो जाएगी। ठीक है, नहीं इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करने ढूंढोगे एक मास्टर को, और फ्री का मास्टर का आगे जाके पता नहीं मिला कि नहीं मिला। निकाल लो आगे। देखो अपन ने अभी जो चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग से फिर से आ जाओ। अपन अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में अपन ने कहां से कहां तक पढ़ा है, धारा 100 से लेकर 113 तक। अभी तक हमने जितनी धाराएं पढ़ी हैं इस चैप्टर की, धारा 100 से लेकर 113 तक, वो बात करती हैं ऐसे अपराधों की जो जीवन के लिए संकटकारी हैं। तो जीवन के लिए संकटकारी अपराध हमेशा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई धाराएं होंगी तो मेरी दृष्टि से 100 से 113 तक ही होंगी, क्योंकि जीवन ही संकट में पड़ जाए, इससे ज्यादा और क्या होगा। अब आगे अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं, वो बात करता है उपपत्ति के विषय में, हर्ट के विषय में। अब आप लिख लो बेरक्त पर वहीं के वहीं, उपपत्ति के विषय में अध्याय 6 में भारतीय न्याय संहिता में कहां से किस धारा तक प्रोविजन
किए गए। निकालो 114 से कहां तक है? 125। अरे भैया 25 तक है। तो 114 से 125 तक उपपत्ति हट के विषय में प्रोविजन किए गए हैं। बैरेक्टों पे लिख लो, उपपत्ति के विषय में प्रावधान 114 से लेकर 125 तक दिए गए हैं। लगा लो डॉट से निशान, लिख लिए। चलो चालू करें। बहुत सरल सी धारा है अब तो। 114 में बात की गई है उपपत्ति की हट की। हट क्या होता है? जो कोई किसी व्यक्ति को, सामने वाले को क्या कर रहा है? शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा तो समझते हो, रोग, कोई बीमारी दे रहे हो, या अंग सैतिल कारित करता है, कहा जाता है कि वह उपपत्ति कारित करता है। तो उपपत्ति कितने प्रकार से होती है? 3 तरीके से, बोलो साथ साथ। शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग सैतिल। ठीक है, हो गया क्लियर? किसको कर रहे हो? सामने वाले को, खुद को नहीं। ठीक है, तभी अपराध है, खुद को करना अपराध नहीं है। हो गया याद? चलो अब 115 अपन पढ़ते हैं। उपपत्ति कारित करने में इनने एक वर्ड और जोड़ दिया, स्वेच्छा। स्वेच्छा की क्या परिभाषा अपन ने पढ़ी थी पीछे डेफिनेशन खंड में? कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है या तब कहा जाता है जब वह उन साधनों से कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। और तुम तो और सिर्फ हिंदी में समझ लो, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, इतनी बड़ी परिभाषा तुम पे याद नहीं होगी। ठीक है, मुझे पे हो पाएगी। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से सामने वाले को क्या कर रहे हो? उपपत्ति। तो यही परिभाषा इनने लिख दी। क्या लिखा है देखें? जो कोई किसी कार्य को इस इंटेंशन से करता है। क्या इंटेंशन है अपराधी का? कि वह अपने ऐसे कार्य से सामने वाले को उपपत्ति कारित करे, या अथवा इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि इस बात की संभावना है कि वो ऐसे कार्य से सामने वाले व्यक्ति को उपपत्ति कारित करे, और सामने वाले व्यक्ति को उपपत्ति कारित कर देता है, तो वह उस कार्य को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, यह कहा जाता है। तो इंटेंशन अपराधी का क्या है? सामने वाले को स्वेच्छा, अपनी इच्छा से उपपत्ति देना। उपपत्ति 3 प्रकार की है, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग सैतिल। हो गई याद? उपधारा 2 पढ़ो। जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले को छोड़कर 122 में जो कंडीशन बताई है वो अपवाद है, उसको अभी साइड से हटा दो। 122 पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है तो सजा कितनी मिलेगी? 1 साल तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगी जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किए जाओगे। तो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने पर धारा कौन सी लगेगी? 115। 115 1 में परिभाषा दी, 115 2 में दंड दिया। तो 115 2 लग के आती है चालन में। कितनी सजा है? 1 साल तक की। 1 साल नहीं है, 1 साल तक की। और जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए तक का। हो गया याद? अपराध कैसा है? असंज्ञेय। FIR नहीं होगी इसमें। हाँ तो दोनों हो सकती है, या लिखा है पर दोनों लिखा है। ठीक है, जज साहब के ऊपर है, वो तो दोनों देना है तो दोनों दे दो, आधी देनी है तो आधी दे दो। ठीक है, वो अपना काम नहीं है। अपराध कैसा है? असंज्ञेय। FIR नहीं होगी, NCR होगी। जमानती है और राजीनामा योग्य है। कौन करेगा राजीनामा? जिसको उपपत्ति कारित की है। और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की भी ट्रायल हो सकती है। हो गया क्लियर? याद हो गया यहां तक? अब धारा 116 घोरोपति, ग्रेवियस हर्ट। घोरोपति की कितनी कंडीशन दी है? लिख लो यहीं बैरेक्ट पे, 8। डॉट से लिख लो 8, नहीं भूल जाओगे। लिखो 8, लिख लिया। उपपत्ति की केवल निम्नलिखित किस्में घोर कहलाती हैं, तो यहीं लिख लो किस्मों के आगे। उपपत्ति की केवल निम्नलिखित 8 किस्में घोर कहलाती हैं, यहीं लिखो, तब से हमेशा याद बनी रहेगी। नहीं कल ले जाके भूल जाओगे कितनी किस्में थी। ठीक है, किस्म है ना प्रकार। पहली कंडीशन कौन सी है? पुंसक वर्ण। ठीक है, नपुंसक बना देना। पुंसक वर्ण पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों में से किसी भी आंख की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। स्थायी विच्छेद का मतलब है अब बात देखना ही बंद हो गया, परमानेंट।
ठीक है, कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंट स्थायी विच्छेद हो गई, आंखें चली गई। और जरूरी नहीं है दोनों आंखें एक साथ फोड़ी जाए, कोई सी भी एक चली जाए। दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, तुमने पर्दा फाड़ दिया सामने वाले का, इतनी तेज चांटा मार दिया, तो दोनों में से कोई भी एक कान सुनना बंद कर गया परमानेंट। किसी भी अंग, अंग कौन का, शरीर का अंग, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, अब ये जैसे ज्वाइंट हो रहा है, जड़ तोड़ दिया, ठीक है, हड्डी तोड़ दी कोई की, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश करना या स्थायी ह्रास करना, अब वो काम करना ही बंद हो गया वो पार्ट। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण, तेजा बेजा फेंक दी किसी के ऊपर, यानी किसी के चेहरे पर ऐसे भद्दे चिन्ह बना दिया कि अब वो इलाज से भी सही नहीं हो सकते। अस्थि यानी हड्डी या दांत का भंग या विसंधान, विसंधान को बोलते हैं डिसलोकेशन, भले ही दांत नहीं टूटा हो, हिल गई जड़ों से, ठीक है, तो डिसलोकेशन को भी इसी में लेंगे, आएगा ना, वही मानेंगे। अब 8वां पॉइंट पढ़ लो, कोई उपति जो जीवन को संकट में डालती है, ऐसी कोई भी उपति जो जीवन को संकट में डालती है। विसंधान मतलब है ना कि जो दांत है ना, या जड़ से हिला देना, तो अब वो जड़ें वापस तो चिपकेंगी नहीं मसाला भरने से भी, ठीक है, वो ही है विसंधान, यानी जो जो जिस जगह पर स्थित है उसको वहां से विचलित कर देना। कोई उपति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। अब जरूरी नहीं है ऊपर वाली 7 कंडीशन की, इसके अलावा भी ऐसी कोई उपति है जो सामने वाले को, क्या चीज, फिर नहीं, डॉक्टर चेक करके बता देगा, डीएनटी तो डॉक्टर होता है ना, कि ये पुराना ओल्ड है कि नया है। कोई उपति जो जीवन को संकट में डालती है जिसके कारण उपत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, उसको 15 दिन तक दर्द बना रहता है, और या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, तुमने उसकी इतनी जोर से उपति कारित कर दी कि वो मामूली कामकाज नहीं कर पा रहा, 15 दिन तक उसको पीड़ा रहती है, और या उसका जीवन संकट में चला जाता है, तो ये भी चली जाएगी गौरवपति में। पहले यहाँ कितने दिन लिखे थे, 20, अब हो गए 15, हो गया क्लियर, आ गई 116 समझ में। 117 में कछु नहीं दिया, 116 का दंड दिया है, 117 में 116 का दंड दिया है, 116 में तो परवाह दी थी। तो जो कोई स्वेच्छा उपति कारित करता है, यदि वह उपति जिसे कारित करने का अपराधी का इंटेंशन है, अथवा जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, गौरवपति है, और यदि वह उपति जो वह कारित करता है गौरवपति हो, तो वह स्वेच्छा गौरवपति कारित करता है, यह कहा जाता है। इसमें एक स्पष्टीकरण और दे दिया, कोई व्यक्ति स्वेच्छा गौरवपति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता, कब नहीं कहा जाता, सिवाय जबकि वह गौरवपति कारित करता है और गौरवपति कारित करने का उसका इंटेंशन हो, या गौरवपति कारित होने की संभावना को वह जानता हो, किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या संभाव जानते हुए कि किसी एक किस्म की 8 में से कोई सी भी कंडीशन हो गौरवपति कर दे, वास्तव में दूसरी किस्म की गौरवपति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा गौरवपति कारित करता है, यह कहा जाता है। अब उसका टारगेट तो था कि आंख फोड़नी है सामने वाले की, अब उसने जोर से गुट्ठ मारा, तो सामने वाले ने चेहरा ऐसा कर लिया, तो कान में लग गया, कान का पर्दा फट गया। अब वो ये नहीं कहेगा कि मेरा टारगेट तो आंख फोड़ना था, ये कान कैसे फूट गया, तो भले ही कान का पर्दा फट जाए तो अभी कोई ना कोई सी किस्म की तो हो गई, तो अभी तुमको सजा देंगे, ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरा तो टारगेट आंख ही फोड़ने का था। आ गई समझ में, ये कोई बचाव नहीं मिलेगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लो, का यह आशय रखते हुए यह संभाव जानते हुए कि या के चेहरे को स्थायी रूप से बिगाड़ दे, यानी विद्रूपित कर दे, या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किंतु या को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहती है। अब 8वीं कंडीशन लग गई ना, तो कान है स्वेच्छा गौरवपति कारित की है, यह माना जाएगा। आगे यहां तक समझ में, चलो भैया 117 की उपधारा 2 निकाल लो।
जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़कर 122 में तो अपवाद दिया है, पढ़ाऊंगा वैली क्या अपवाद दिया है। स्वेच्छा गोरुपति कारित करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो स्वेच्छा गोरुपति कारित करने में कितनी सजा है? 7 साल तक की और जुर्माना। और स्वेच्छा उपपति कारित करने में कितनी सजा पड़ी थी अपन ने? 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपया तक जुर्माना। हो गया याद, भूलोगे तो नहीं। अब 117(3) पे आ जाओ। जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपपति कारित करता है और उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित कर देता है, ये नया प्रोविजन आ गया। स्थायी रूप से आपने क्या बना दिया उसको? विकलांग, उसी को बोलते हैं दिव्यांग। या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, ठीक है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा जो 10 साल की कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत है। तो 117(3) महत्वपूर्ण हो गई। अगर आपने किसी को ऐसी गोरुपति कारित कर दी कि सामने वाला जीवन भर के लिए विकलांग हो गया, ठीक है, या क्या हो गया? विकृतशील दशा में चला गया, ऐसी कोई स्थिति चली गई। विकृतशील का मतलब विकृत होता है, ये विकृतशील है। शारीरिक रूप से हमेशा के लिए किसी दूसरी कंडीशन में डिसेबल्ड हो गया, ठीक है, कोमा जैसी कंडीशन हो गई, ठीक है, कोमा में चला गया वो, ठीक है। तो कितनी सजा दी गई है? पैरालाइसिस का तो इलाज हो जाएगा, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। डॉक्टर से क्वेरी कराएंगे कि ये परमानेंट विकृतशील दशा में चला गया कि नहीं चला गया। 14 पॉइंट, उपधारा 4 निकाल लो। जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, अब सामान्य उद्देश्य आ गया, इसमें प्रतिनिधिक दायित्व आ गया। जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से यानी एक जैसी बुद्धि से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर गोरुपति कारित की जाती है। यानी एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग को क्या कर रहे हैं? गोरुपति कारित कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे वर्ग के लोग थे, वो किसी दूसरे मूलवंश के थे, किसी दूसरी जाति के थे या समुदाय के थे। वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य गोरुपति कारित करने के अपराध का दोषी माना जाएगा और ऐसी कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। हाँ, वो भी आ जाएगी, ठीक है, इसमें आ जाएगी। धारा 117(2) के अधीन अपराध संज्ञेय होता है, FIR होगी, जमानती होता है, न्यायालय की अनुमति से राजीनामा हो सकता है जिसे उपपति कारित की गई है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 117(3) जो पड़ी है ना, दिव्यांगता वाली, विकृतशील दशा वाली, और या 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी अन्य दूसरे मूलवंश, जाति, समुदाय या जन्म स्थान या भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर जो वर्ग हैं उनको गोरुपति कारित करता है। तो अपराध कैसा है? संज्ञेय है, अजमानती है वो, 117(3) और 117(4), असमनीय, राजीनामा नहीं होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये देख लेना, ठीक है। तो 117(3) और 4 सेशन ट्रायल है, सजा भी ज्यादा है। 117(3) में तो बहुत सजा दे दी उनने, 10 साल से कम की नहीं होगी, आजीवन तक हो सकेगी, यानी न्यूनतम सजा ही 10 साल है। हो गया याद? महत्वपूर्ण है ये सेक्शन, क्वेश्चन आएगा। निकालो 118। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपति या गोरुपति कारित करना। तो इनने 324 पुरानी वाली और जो 326 थी उसको एक साथ पटक दिया 118 में, ठीक है। अब 324 और 326 की एक धारा बना दी 118। अब अपन देखते हैं कि 118 क्या क्या रही है अपन से। 118(1), जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 में बताई गई दशाओं को छोड़कर, तो 122 जो दी है ना वो तो सबका अपवाद दे रही है, उसको हटा दो भी साइड से। असन, भेदन या काटने के किसी उपकरण, असन को क्या बोलते हैं? शूटिंग, ठीक है, शूटिंग समझ लो,
असन भेदन या काटने के किसी उपकरण यानी साधन द्वारा, कोई भी हो, चाहे असन हो चाहे भेदन हो। भेदन मतलब जो नुकीली चीज होती है, घुस जाती है, इंसान ढूंढ आता है इससे। काटने का उपकरण तलवार वलवार जो होती है, क्या होती है, शार्प एंड कटिंग ऑब्जेक्ट। किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो। ऐसे उपकरण की बात कर रहे हैं जिनको अगर आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाए तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती हो, ऐसे ही उपकरणों की बात कर रहे हैं। या आग द्वारा, अग्नि द्वारा, या किसी तप्त पदार्थ द्वारा यानी गर्म पदार्थ, या किसी जहर द्वारा, विष द्वारा, या किसी संचारक पदार्थ यानी अम्ल, तेजाब द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका सांस में जाना, ऐसी कोई जहरीली गैस है, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है। जीव जंतु द्वारा, जैसे कुत्ते से कहीं भौं, वहां ने जाके कोई का पांव पकड़ लिया और काट लिया तो उसमें भी लग जाएगी ये। तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सजा कितनी है? जुर्माना कितना है? 20,000 तक। उपकरण कौन कौन से हैं? असन, भेदन या काटने का कोई भी उपकरण जो आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो किसी भी मानव की मृत्यु होने की संभावना, ठीक है। या किसी जहरीली पदार्थ द्वारा, या किसी संचारक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका सांस में जाना, निगलना मानव के लिए हानिप्रद हो सकता हो, या किसी जीव जंतु द्वारा, ठीक है, उसके काटने के कारण। तो इन माध्यमों से खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना कहा जाता है। सजा कितनी है? 3 साल तक की सजा है, 20,000 रुपए तक का जुर्माना। हो गया याद? 118 2 निकालो। अब जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित दशा को छोड़कर उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी साधन से, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कौन से हैं? वही असन, वेदन, काटने के उपकरण, वो सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने। स्वेच्छा गोरुपति कारित करता है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडी होगा, जिसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी किंतु 10 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो देखो भैया, स्वेच्छा खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 118 की उपधारा 1 में दंडनीय बनाया गया है। 118 1 लगेगी जब आपने खतरनाक साधनों से किसी को स्वेच्छा उपपत्ति कारित की है। सजा कितनी है? 3 साल तक की सजा है और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। अब आपने इन्हीं खतरनाक साधनों द्वारा किसी को आयुधों द्वारा गोरुपति कारित कर दी तो आपकी अब सजा बढ़ जाएगी। अधिकतम सजा कितनी है? आजीवन कारावास। न्यूनतम कितनी है? 1 साल से कम की नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माना। अपराध कैसा है 118 का? संज्ञेय, अजमानती है और असमनीय, राजीनामा नहीं होता, FIR हो जाएगी। और 118 1 जो है वो कैसी है? कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और 118 2 है खतरनाक साधनों या आयुधों द्वारा स्वेच्छा गोरुपति कारित करना, वो केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। हो गया क्लियर? आजीवन अधिकतम है, न्यूनतम 1 साल से 10 साल के बीच कुछ भी हो सकता है। वो प्रकृति पर डिपेंड करेगी कि आपने उपपत्ति पहुंचाई कैसी है। ये जज साहब का डिस्क्रिप्शन पावर है। उसको क्या करेगा? दंड के प्रश्न पर कमिट कर देगा, ठीक है। नहीं, इजाफा नहीं कर सकते, कमिट होती है। 119 देखो, संपत्ति उद्यापित करने के लिए, वही उद्यापन, एक्सटोर्शन, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य को करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या गोरुपति कारित करना, ठीक है। तो 119 पुरानी वाली 327 ही है। क्या करना है? संपत्ति उद्यापित करना चाह रहे हो, किसी से संपत्ति लेना चाह रहे हो जबरदस्ती, या अवैध कार्य कराने को किसी को मजबूर करने जा रहे हो, इसलिए तुमने सामने वाले को स्वेच्छा उपपत्ति या गोरुपति कारित किए।
तो जो कोई इस उद्देश्य से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध यानी उसके जुड़े हुए किसी व्यक्ति को, जैसे कि माँ से बच्चा हितबद्ध होता है, बहन से भाई हितबद्ध होती है, उन कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जो कोई इस उद्देश्य से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपत व्यक्ति से या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति उद्यापित की जाए। अपराधी का उद्देश्य क्या है? संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति को उद्यापित करना, या उपत व्यक्ति को या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान होता हो करने के लिए मजबूर किए जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मैंने पवन से बोला कि पवन लाइब्रेरी में से 3 किताबें चोरी कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई 327, हो गया समझ में। अब 119(2), जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए स्वेच्छा घोरपति कारित करेगा तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, या ऐसी सजा हो सकती है जो 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माने के लिए भी दायी हो। अपराधी का उद्देश्य क्या है? संपत्ति उद्यापित करना या अवैध कार्य करने के लिए सामने वाले को मजबूर करना। इसलिए वो कर क्या रहा है? सामने वाले को या तो उपपत्ति कारित कर रहा है या घोरोपति कारित कर रहा है। अगर उपपत्ति कारित करेगा तो सजा मिलेगी 10 साल तक की, और घोरोपति कारित करेगा तो सजा आजीवन कारावास तक की हो सकती है, या न्यूनतम सजा 10 साल तक की हो सकती है। हो गया याद? ऐसे बोल बोल के खुद से बोला करो, सब याद हो जाएंगे। और खुद को जितना आसान भाषा में याद करा सकते हो, समझा सकते हो, ये कोशिश करनी है बस। और खुद को नहीं समझा पा रहे हो तो बगल वाले को समझा देना, ठीक है? समझा जरूर किसी को देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये तो सुना है, ज्ञान कब बढ़ता है? बांटने से। बुद्धि भी कब बढ़ती है? बांटने से। खुशी कब बढ़ती है? बांटने से। सुख क्या है? उसको भी बांटो पड़ेगा, केवल दुख को मत बांटना, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे दुख से खुश नहीं होने वाला, वो खुश हो जाएगा। तो दुख को बांटा नहीं जाता, ठीक है? बाकी सब बांट दो। हो गया क्लियर? अब अपराध कैसा है? संज्ञेय है, अजमानती होता है, राजीनामा नहीं होता। और 119(1) जो है ना, आपने संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य को मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को उपपत्ति अकेली कारित की है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और तुमने कहीं घोरपति कारित कर ली तो अब वो सेशन ट्रायल हो जाएगा, सेशन न्यायालय द्वारा। हो गया याद? अब चलो निकालो 120। संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे को दिलवा रहे हो। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना या घोरोपति कारित करना, जो कोई इस उद्देश्य से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है कि उपत व्यक्ति से या उससे जुड़ी हुए किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति कराई जाए। संस्वीकृति का मतलब समझते हो? अपने अपराध को स्वीकार कर लेना, या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अविचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या उपत व्यक्ति को या उससे जुड़े हुए हितबद्ध किसी व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वो संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति मुझे ट्रांसफर कर दे, या किसी दावे या मांग की पुष्टि कर दे, या ऐसी जानकारी दे दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रत्याभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो अपराधी का उद्देश्य क्या है? संस्वीकृति उद्यापित कराना। जैसे पुलिस वाले हैं, अब किसी की मार दे रहे हैं कि तू अपना अपराध कबूल कर ले, या ये बता कि वो फलाना फलाना वेपन्स था तूने कहाँ छुपा के रखा है, या उससे कह रहे हैं कि सुन मैं तेरे पे मुकदमा लगा दूंगा, तू अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दे, या किसी दावे या मांग की पुष्टि कर दे। अब यही इलस्ट्रेशन इसमें दिए, अपन पढ़ लेते हैं। का नाम का एक पुलिस अधिकारी है, तो आप तो समझ लो पवन नाम का एक पुलिस अधिकारी है, वो मोनू नाम के अपराधी से क्या कह रहा है? मोनू से यह संस्वीकृति कराने के लिए कि मोनू भैया तुमने चोरी की है और इसको स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुमको यातनाएं दूंगा, पीड़ा दूंगा। अब मोनू ने डर के मारे कह दी पिटाई से कि चलो ठीक है भैया मैंने चोरी करी है, पवन भाई मान जाओ। तो पवन ने यानी उस पुलिस वाले ने इस धारा के अधीन अपराध किया। हो गया क्लियर? अब दूसरा पढ़ो।
का जो एक पुलिस अधिकारी है खा से यह पता लगाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है। अब एक पुलिस वाला चोर से पूछ रहा है कि तूने जो चोरी का माल है बता कहाँ है। उत्प्रेरित करने के लिए उसको यातना देता है, पीड़ा देता है। तो यहाँ का ने इस धारा के अधीन अपराध का दोषी। का जो एक राजस्व ऑफिसर है, राजस्व अधिकारी है, या तो पटवारी है या आरआई है, या उससे बड़ा भी हो सकता। राजस्व की वह बकाया जो या द्वारा शोध है। अब किसी पर रेवेन्यू हो गया ड्यू, भू राजस्व जमा नहीं किया उसने कई दिन से, देने के लिए या को विवश करने के लिए उसको यातना दे रहा है कि भैया रेवेन्यू जमा करा, नहीं तो मैं तेरी मार दे रहा हूं जोर से। तो का ने इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। आगे समझ में। 120(2) जो कोई उपधारा एक में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए स्वेच्छा घोरपति कारित करता है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। चलो आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अपन आएंगे।